फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जल्दी से मुझे बताओ जरा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्चुअली क्या है कि जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं। जनरल एक्सप्रेशन ऐसा होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n। ये होता है जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो हम अपने सिलेबस में देखते हैं, जिसमें x जो है दैट इज वेरिएबल, जिसमें हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। एंड ये जितने भी a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं और ये नंबर्स होते हैं। दीज नंबर्स कैन बी रियल एंड दीज नंबर्स कैन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है, वो मैं तुम लोगों को दूंगा अभी जल्दी। तो ये रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बट जो अपने सिलेबस में है वो रियल वाले हैं। तो हम लोग जनरली रियल पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो पावर है, मतलब ये जो जनरल पावर मैंने n लिखी हुई है, दैट पावर बिलोंग टू नेचुरल नंबर या होल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्म और होता है जिसको हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, प्रथमेश बताएगा मुझे। हाईएस्ट पावर ऑफ x प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। उस पूरे एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अब डिग्री के बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल किस तरीके का है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि सपोज एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वो 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि n का वैल्यू तुम 0 डालोगे तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा एक चीज और मुझे बतानी है, जो मैं यहाँ पे लिखने के बजाय पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद में ये कांस्टेंट वांस्टेंट बताऊंगा मैं सब। ठीक है, एक चीज और मैं बताता हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक टर्म होता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। एक टर्म होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, और एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस होगा ये समझ लेते हैं पहले। पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो अगर मैं बात करूंगा कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, सो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वही है जो ऊपर लिखा हुआ है हमने। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको एज इट इज आपने लिख दिया। ये मतलब इसमें इक्वल इक्वल का कोई साइन नहीं होता, सिर्फ इतना एक्सप्रेशन लिखा होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, या तो आप इसको लिखोगे y इक्वल टू, अगर कभी लिखा है y इक्वल टू द होल एक्सप्रेशन, या फिर कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू द होल एक्सप्रेशन। ये दोनों फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ दो वेरिएबल्स को रिलेट कर रहे होते हैं। एक वेरिएबल तुम्हें दिखाई पड़ रहा है x, जो यहाँ पे दिख रहा है इस पूरे राइट हैंड साइड में, और दूसरा वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है y। मतलब क्या होता है कि y अपनी वैल्यू x के अकॉर्डिंग लेगा, या एफ एक्स अपना वैल्यू x के अकॉर्डिंग लेगा, तो इसको हम फंक्शन बोल देते हैं। और तीसरी चीज आती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है कि हमने एक्सप्रेशन को किसी कांस्टेंट से या जीरो से इक्वेट कर दिया, लाइक a1x a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन an x रेज टू द पावर n, मैंने ऐसा दिखाया और इसको मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया, या किसी भी कांस्टेंट से इक्वेट कर सकते हो। तो ये हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होगा कि x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी, x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, फंक्शन कैसे लिखा जाएगा और इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, आई थिंक ये क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मैं टाइप्स देख रहा हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, सपोज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब मैं यहाँ पे जनरली कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो मैंने बोला कि वो 0 डिग्री का होता है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। 0 डिग्री का होता है मतलब x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी x की हाईएस्ट पावर ही 0 हो जाएगी, है ना। तो x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा y इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइप, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का केस है। दूसरा केस होता है कि सपोज लिखा हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हो जाता है 1 डिग्री। 1 डिग्री मतलब x का हाईएस्ट पावर कितना हो सकता है 1।
तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं कुछ ax प्लस बी टाइप का लिख सकते हैं कि एक x का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। फिर थर्ड केस आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे भी, ये हो जाता है 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वो वाले पॉलिनोमियल्स हैं जो हम लोग देखने वाले हैं आगे अपने सिलेबस में, उनको मैं अभी बता दे रहा हूँ। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब 3 डिग्री। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस, सॉरी y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आ गया हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक और होता है, मतलब रेयरली यूज होता है अपने सिलेबस में, बट फिर भी मैं बता देता हूं, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक, या इसको कहेंगे भाई क्वाटिक भी लिखा रहता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, दैट इज 4 डिग्री पॉलिनोमियल। और ये कुछ ऐसा दिखेगा, y इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई टाइप का, ऐसा मतलब ये जनरल फॉर्म मैंने इसका लिख करके दिखा दिया। तो ऐसे कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स होंगे जो हमें आगे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे तुम लोगों ने पहले देखे ही होंगे ये डेफिनेटली, अगर नहीं देखे होंगे तो अभी बताना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सपोज दो पॉलिनोमियल जनरली कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे एफ एक्स दिखा दिया, पी एक्स दिखा दिया, क्यू एक्स दिखा दिया, मतलब सम फंक्शन ऑफ एक्स टाइप का दिखाते हैं हम लोग। तो मैं बोल रहा हूँ कि इफ डिग्रीज ऑफ टू पॉलिनोमियल्स से पी एक्स एंड क्यू एक्स आर m and n, और मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं वेयर m इज ग्रेटर देन n, देन फर्स्ट पॉइंट है तुम्हें बताना है डिग्री ऑफ px प्लस qx क्या आने वाला है। डिग्री ऑफ px प्लस qx क्या होगा, डिग्री ऑफ px माइनस qx क्या होगा, एंड डिग्री ऑफ px इंटू qx क्या होगा। यहां पे मैं दो पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, सैंपल पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा कि सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पॉलिनोमियल मैंने ये लिख लिया, और दूसरा मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, दूसरा पॉलिनोमियल मैंने ये लिख लिया। अब जब तुम इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ ऐड हो जाएगा, एक्स वाला अलग रहेगा, 1 वाला 1 के साथ हो जाएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर तो क्यूब में ही रहेगी ना अभी। समझ में आया, मतलब जो जो हाईएस्ट पावर है ऑलरेडी वही हाईएस्ट पावर अभी भी रहेगी। तो इस केस में जो हाईएस्ट पावर थी वो क्या थी, m थी, तो अभी भी m रहने वाली है, ठीक है। इवन ये जब डिफरेंस भी बनाओगे px माइनस qx भी करोगे तो एक्स क्यूब वाला टर्म किसी के साथ तो कैंसिल होने वाला है नहीं, एक्स स्क्वायर वाला हो सकता है, 1 वाला हो सकता है, ये सारे टर्म कैंसिल हो सकते हैं, बट एक्स क्यूब वाले के लिए दूसरी पॉलिनोमियल में तो कोई टर्म है नहीं, तो अभी भी क्या रहेगा यहाँ पे, ये m ही रहेगा। मतलब m ग्रेटर देन n का अगर केस है तो ये दोनों ही केसेस में m रहेगा, एडिशन में भी m रहेगा और सब्ट्रैक्शन में भी m रहेगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा यार। मल्टीप्लीकेशन में m प्लस n हो जाएगा। हाँ। क्यों हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में m प्लस n, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना, ये टर्म लिखा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का टर्म लिखा। अब तुम क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस 2x को मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे ही तुम एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पावर्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब करोगे तो इज एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर फर्दर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ रहे होंगे। लेकिन हाईएस्ट पावर कहां पे आ रही है, वो यहाँ पे ही आ रही है।
तो हाईएस्ट पावर हमें कैसे मिलेगी, जब ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो जब पावर्स ऐड हो जाएंगे तो हमें m+n मिलेगा। इन दैट केस हम बोलेंगे डिग्री ऑफ px इंटू qx क्या हो जाएगा, m+n हो जाएगा। ये बात समझने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो अभी तक। ओके, नोट कर लिया सबने? एक्चुअली यार ये सब चीजें मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि आगे ना हम लोग जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं उसमें इनका बहुत यूज होने वाला है। अब मैं तुम्हें एक दिखाऊंगा कि पॉलिनोमियल डिवीजन कैसे किया जाता है। वैसे पॉलिनोमियल डिवीजन जनरली आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट ने तो 8th 9th में पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहाँ पे कि मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, डिवाइड x³ + 3x² + 2x - 1 divide this expression by x² + x + 1। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। जिसको भी डिवाइड करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिससे डिवाइड किया जा रहा होता है दैट इज डिवाइजर। तो हमारे पास जो डिवाइजर है दैट इज x² + x + 1। जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि x³ + 3x² + 2x + 1, सॉरी 2x - 1। डिवाइड करने का मेथड क्या होता है कि हम देखते हैं कि सबसे पहला वाला टर्म हम कैसे कैंसिल आउट कर पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे कि हाँ यहाँ पे तो x² लिखा हुआ है, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा x को इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, x³ + x² + x दिख जाएगा। फिर जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ ये टर्म्स माइनस हो जाएंगे, x³ का टर्म कैंसिल, यहाँ पे आ रहा होगा 2x² + x, और ये कांस्टेंट टर्म को मैं नीचे लाऊंगा तो -1। अब बात ये है कि मुझे यहाँ x² दिख रहा है और इधर मुझे 2x² चाहिए, तो मैं +2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x² + 2x + 2, और फिर उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा -x - 3। अब हम फर्दर डिवीजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो भी बचा हुआ है उसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो गया है। मतलब डिवाइजर की डिग्री के इक्वल भी जब तक रहेगा तब तक हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर डिवाइजर की डिग्री से कम हो गया तो हम फर्दर डिवीजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ चीजें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, दिस नंबर इज व्हाट, डिवाइजर। ये जो ऊपर हमने नंबर लिख रखा था ये वाला नंबर, दिस इज डिविडेंड। यहां पे जो भी कुछ आया दैट इज व्हाट, दैट इज कोशेंट। और यहां पे जो भी कुछ आया दैट इज रिमाइंडर। आई थिंक ये तुमने पहले भी सुन रखा होगा, मैं फिर से एक बार तुम्हें दिखा देता हूं। ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है कोशेंट, और ये है रिमाइंडर। ठीक है, बहुत पुराना तरीका क्या है कि डिविडेंड को हम कैसे लिखेंगे, डिविडेंड कैन बी रिटन एज, dividend can be written as divisor into quotient plus remainder, ऐसा लिखा जाता है। ये बात समझने में किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। मैंने बिल्कुल देखो सिंपल सा एग्जांपल जो बचपन में तुम लोग पढ़ते थे वैसे एग्जांपल लेकर के बताया है। किसी को ये पॉइंट समझने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, है क्या? अपना सिर हिला सकते हो, मैं देख रहा हूं, है या नहीं है? किसी को नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग एक अच्छी सी थ्योरम डिराइव करने वाले हैं। एक चीज और मैं यहां पे तुम्हें बताने वाला हूं, रिमाइंडर का जो भी डिग्री होगा वो डिवाइजर की डिग्री से हमेशा कम होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक लेसर डिग्री नहीं आ जाता, तो ये भी हमें याद रखना है। इसको मैं नोट की तरह यहाँ पे लिख देता हूं। क्या है नोट, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। हमें डिवाइड तब तक करना है जब तक कि वो लेसर डिग्री का ना बन जाए। ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट देखने वाले ना, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट वन इज रिमाइंडर थ्योरम, और ये पॉलिनोमियल के लिए ही यूज की जाती है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम होती है कि इफ पॉलिनोमियल से px is divided by x minus a, then the remainder will be, then the remainder is p of a। मतलब x की जगह पर अगर हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जो भी कुछ आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली डिराइव कैसे होता है। पहले इसको फटाफट नोट कर लो जितना मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, फिर हम आगे चलते हैं। सबने, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, और इसी को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सपोज px है हमारा डिविडेंड, तो हम बोलेंगे डिवाइजर क्या है, x माइनस है, इसके साथ में कोशेंट आएगा से qx प्लस एक रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, तो उस रिमाइंडर को मैंने लिख दिया है r। जो ये इक्वेशन मैंने बनाई है, इसको समझने में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको समझने में तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो मुझे पूछो जल्दी से एक बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पे ही इसी इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं x इक्वल टू ए, अगर x इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी ए, यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करोगे तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू क्यू एक्स इज जीरो प्लस आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रिमाइंडर इज p ऑफ a, ये मिल रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में जब हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो डायरेक्टली यहां से ही हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं कि सपोज अगर मैं बोलूंगा कि इफ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन या प्लस वन से इज डिवाइडेड बाय x minus 1, then find the remainder, तो अब तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है इस एग्जांपल में, तुम्हें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि px क्या है, तुम्हें दिखाई पड़ रहा है px इज एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये है px। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि x माइनस वन, तो x माइनस वन में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू वन हो गया, बिकॉज x माइनस a लिखते और कंपेयर करते तो a का वैल्यू वन आ जाता। तो अगर मैं रिमाइंडर बोलूंगा तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए p ऑफ वन। p ऑफ वन का मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन में जहां भी x है वहां वन डाल दो, तो इट विल बी वन प्लस टू प्लस टू प्लस वन, सो कितना आ जाएगा, सिक्स। दिस इज द रिमाइंडर। और अगर तुम वो लॉन्गर डिवीजन मेथड भी यूज करोगे तो भी तुम्हें रिमाइंडर यही मिल रहा होगा, बट रिमाइंडर थ्योरम हम लोग इसीलिए पढ़ देंगे हम डायरेक्टली रिमाइंडर कैलकुलेट कर सके। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब सपोज ऐसा ही एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है इफ एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन is divided by x plus 2, now find the remainder। इसमें रिमाइंडर फाइंड करके बताओ मुझे क्या आने वाला है, जल्दी से बताओ आंसर। -21। -21, ओके। Sir, और 3। किसी ने कैलकुलेट किया? हाँ सर, 3 आंसर। एक बता रहा है 3। काव्या तू भी बता दे क्या आएगा। देखो 3 तो नहीं आने वाला, ये तो क्लियर सी बात है। यहां से आएगा -8,
फिर यहां से आएगा -8, यहां से आएगा -4, यहां से आएगा -1, तो इट इज -21. वाई? हाँ बिकॉज x+2 कैन बी रिटन एज x -2. तो यहाँ पे a का वैल्यू तो वैसे भी -2 आ रहा है, जब x -a से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे ही a का वैल्यू -2 आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, p ऑफ -2 कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी -21. तो मानसी ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है. प्रथमेश, क्लियर हुआ तुझे? हाँ सर. ठीक है. अच्छा, अभी इसी तरह का एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, एक लेवल और आगे जा रहे हैं. ठीक है. मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, इफ अ पॉलिनोमियल px gives remainders 2 and -2 when divided by x -1 and x +1 respectively. आई थिंक यहां तक क्लियर होगा. ठीक है. फाइंड द रिमाइंडर when it is divided by x square -1. ये कैलकुलेट करना है. फाइंड द रिमाइंडर when it is divided by x square -1. चलो स्टार्ट करते हैं. ये थोड़ा डिफिकल्ट है यार क्वेश्चन, तो मतलब जो ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे उनसे तो डिफिकल्ट है ही. यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि px gives remainders 2 and -2 when divided by x -1 and x +1. मतलब कि अगर हम लोग p of 1 देखेंगे तो ये 2 आ रहा है, एंड p of -1 देखेंगे तो ये -2 आ रहा है. ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये तो क्लियर होगा सबको. अच्छा, जैसे मैं पूछ लेता हूँ ना कि ये पॉइंट क्लियर है, तो तुम लोग सिर हिला दिया करो कि हाँ क्लियर है. तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि हाँ तुम्हें क्लियर हो गया ये पॉइंट. ओके, सो नाउ वो बोल रहा है कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ क्वोशंट आएगा प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा. लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो बात याद रखनी थी वो पता है क्या थी, कि रिमाइंडर कैसा होगा. देखो डिवाइजर अपना कैसा है, 2 डिग्री का है, तो रिमाइंडर डेफिनेटली कैसा होगा, लेस देन 2 डिग्री. तो लेस देन 2 डिग्री का मतलब कैसा होता है, 1 डिग्री का हो सकता है वो. मतलब चांसेस है कि 1 डिग्री का हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, बट चांसेस है कि 1 डिग्री का भी हो सकता है. तो हम उसको कंसीडर करेंगे 1 डिग्री का ही. हमने ये जो ax + b कंसीडर किया, दिस इज अ रिमाइंडर. हमने ax + b क्यों कंसीडर किया, अभी तुम्हें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऊपर जब हमने देखा था, डिवीजन वाला केस देखा था, तो मैंने बोला था कि जो भी डिवाइजर का डिग्री होता है, रिमाइंडर का डिग्री उससे लेसर होता है. तो डिवाइजर का डिग्री 2 है, इसलिए रिमाइंडर का डिग्री कैसा हो सकता है, 1 हो सकता है. सो एक्चुअली व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट a एंड b. अगर हमने a और b कैलकुलेट कर लिया तो हमारा काम हो जाएगा. हम इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं पूरे को. अगर हमने a एंड b कैलकुलेट कर लिया तो हम रिमाइंडर बोल सकते हैं कि x + b आएगा. और a एंड b कैलकुलेट करने के लिए उसने कंडीशन भी दी है. क्या कंडीशन दी है, p1 is 2 and p - 1 is -2. तो जब तुम यहाँ पे p1 निकालोगे, मतलब x = 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन तो 0 ही हो जाने वाला है. यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, x का वैल्यू 1 डालने के बाद a + b, और a + b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. ठीक है, ये p1 = 2 दिया है ना. इसी तरीके से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा x = -1 कहां पे, इस इक्वेशन में, तो मुझे मिलेगा p of -1. इधर -1 रखोगे तो -1² इज +1, 1 - 1 ये पूरा 0 हो जाएगा. और यहां पे -1 रखोगे तो ये आएगा -a + b. बट p of -1 का क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2. सो हमारे पास ये आया इक्वेशन नंबर 2 और ये आया इक्वेशन नंबर 3. अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2b = 0. तो b का वैल्यू क्या मिल गया, 0. ध्यान से देखो,
a और a कैंसिल हो जाएगा, 2 भी आएगा, यहाँ पे 2 और -2 कैंसिल होगा तो 0 आ गया, दैट मीन्स b का वैल्यू 0। और b का वैल्यू अगर 0 में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, किस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में, तो मुझे क्या मिल रहा होगा, a + 0 = 2, दैट मीन्स a = 2, तो मुझे a का वैल्यू 2 मिल गया और b का वैल्यू 0 मिल गया। रिमाइंडर हमारा एक्चुअल में हमने क्या अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था ax + b। अब जब वहां पे हम a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2x + 0, दैट मीन्स 2x। सो 2x इज द रिमाइंडर। अभी एक देखा था थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उस पे कुछ क्वेश्चन देख लिए। देखो इस पे आगे जाकर के क्वेश्चन में और कॉम्प्लिकेट करवाऊंगा, ये याद रखना। बट अभी क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, दूसरी चीजें नहीं पढ़ी, तो भी मैंने बस बेसिक केसेस ही बताए तुम्हें। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। क्या होता है फैक्टर थ्योरम? इफ रिमेंडर 0, हाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा डेफिनेटली। इफ x - a is a factor of px, then p of a is 0। मतलब रिमाइंडर एक्चुअली p of a आता है ना, तो p of a is 0। या कभी ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, उल्टा भी इसको देख सकते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा होगा इफ p of a is 0, क्योंकि फैक्टराइजेशन में कभी कभी ये वाला कन्वर्स भी यूज किया जाता है। इफ p of a = 0, then x - a is a factor of px, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कभी हम ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, चेक करके देखेंगे। और ये इस पे जो क्वेश्चन बना होगा बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा कि ये चेक करो कि फैक्टर है या नहीं है, वो तुम बहुत आराम से चेक कर सकते हो। हम लोग दूसरे पार्ट पे चल रहे हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो हम ओके गाइस, तो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं यार, हम लोगों ने 8th 9th 10th में बहुत देखा होगा, तुम सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा, अलग अलग क्लासेस में बताते हैं, लेकिन फिर मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे एक फैक्टराइजेशन का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। फर्स्ट मेथड है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम एक्सप्रेशंस देखते जाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे। जैसे सपोज फैक्टराइजेशन का मतलब सबको पता होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सपोज एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax + by + bx + ay। अब मुझे ये फैक्टराइज करना है। अच्छा, ग्रुपिंग से पहले भी एक मेथड होता है यार, उसको मैं जीरो मेथड बोल सकता हूँ। जीरो मेथड क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम लोग बस कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे सपोज कभी लिखा हुआ है ax + ay, तो यहाँ पे हमने क्या किया, a कॉमन निकाल लिया और x + y आ गया। आई डोंट थिंक कि आपको ये सब डेफिनेशन जानने की जरूरत होगी, बट फिर भी चलो मैंने बता दिया कि जीरो मेथड जो है दैट इज टेकिंग द कॉमन फैक्टर। यहाँ से a कॉमन दिख रहा था, निकाल लिया, तो इट विल बी a × x + y। अब हम जा रहे हैं ग्रुपिंग पे। तो ग्रुपिंग में क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं। जैसे कि मुझे इसमें और इसमें दिखाई पड़ रहा है x, तो इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा a + b। और फिर ये वाले एक्सप्रेशन में और ये वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूंगा तो मुझे दिख रहा है y कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो मुझे मिलेगा b + a। अब ध्यान से देखो, दो ग्रुप बन चुके हैं, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप है। दो टर्म एक्चुअली आ गए हैं एंड दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं। दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो, a + b यहाँ पे भी है और a + b यहाँ पे भी है, तो हम a + b को कॉमन फैक्टर की तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, a + b × x + y। तो आप देखो फाइनली हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है, सम एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय सम एक्सप्रेशन। तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कि इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं। बाय यूजिंग द फॉर्मूला a² - b² = a + b × a - b। ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं, काफी अच्छे अच्छे फॉर्मूले भी बनते हैं। तो ये a² - b² को मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन पहले सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, बाद में फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ गया है। अगर इसको ध्यान से देखोगे, जैसे इस पे कुछ मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल दिखा रहा हूँ। अगर लिखा हुआ है x² - 4, तो तुम डायरेक्टली क्या बोलोगे, इट कैन बी रिटन एज x² - 2² एंड देन इट कैन बी रिटन एज x - 2 × x + 2।
तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कि एक अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूँ तुम्हें, चलो समझना इसको ज़रा, और इसी से मैं थर्ड मेथड पे भी चला जाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है सपोज x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन, वैसे तो तुम्हें इसको फॉर्मूला की तरह लर्न कर लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत यूज होता है, आईटीएफ में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बहुत बार इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पहली बार तो तुम लर्न कर लो। लेकिन ये आ कैसे रहा है, ये इसका फैक्टराइजेशन या ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, क्योंकि ये वाला टर्म दो फैक्टर्स में आ गया है, तो वो कैसे बन रहा है वो जरा देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। मैं बोलूंगा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिखा था। डेफिनेटली इसमें कहीं ये वाला फॉर्मूला लगता हुआ अभी तुम्हें दिखाई पड़ नहीं रहा है, लेकिन सोचो कि इसी एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैं थोड़ी मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, x पावर 4 का टर्म मिल गया, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर का टर्म मिल गया, प्लस 1 आ गया, और एक माइनस एक्स स्क्वायर अलग है। अच्छा देखो, मैंने ये जो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, मतलब इधर एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस आने वाला है नहीं, तो इसीलिए मैंने मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा सा किया था। और जब मैं इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करूंगा, मतलब इसको, ये वाले टर्म को और इस टर्म को ऐड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा मिल जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये ए स्क्वायर, ये दिख रहा है बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस इस एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अब मुझे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यार देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें ये बता दिया कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में कैसे डिराइव हो रहा है, और इसी पे बेस कई सारे इसी तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये तुम्हें एक एग्जाम्पल और बता दिया। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड पे, कि नेक्स्ट मेथड क्या होगा। तो हमारे पास दो मेथड हो गए थे, अब हम थर्ड पे आ रहे हैं, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये भी तुम लोगों ने बहुत देखा होगा यार पहले, बट फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू ही चलेंगे। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें हमेशा, जैसे एक बनाइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मतलब एक 2 डिग्री का टर्म होगा, एक 1 डिग्री का टर्म होगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा। इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो हम बोलते हैं, अच्छा अभी जैसे ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे सपोज इसको जनरलाइज करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने ऐसा लिख दिया। तो क्या कर रहे हैं हम, पहले तो हम a इंटू सी करेंगे, और a इंटू सी करने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। a इंटू सी करने के बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास a क्या है, इस केस में हमारे पास a है 1 और c क्या है, c है 2, तो मैंने a इंटू सी कर लिया, तो a इंटू सी आ जाएगा 2, 2 को फैक्टराइज करोगे तो 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 आता है, ठीक है। और जो मिडिल टर्म है यानी कि b, मतलब पहले हमने a इंटू सी किया, फैक्टराइज किया, ये हमारा स्टेप 1 था, और स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, b को स्प्लिट करेंगे। b को स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है कि कभी कभी उसको ऐड भी करना पड़ सकता है और कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। b को स्प्लिट करना है इनटू 2 नंबर्स, दो नंबर में हमें उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, सो दैट या तो उसके एडिशन से हमारा ये a इंटू सी बन जाए, या फिर उसके सब्ट्रैक्शन से हमारा ये a इंटू सी बन जाए, एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से। तो कब एडिशन करना है कब सब्ट्रैक्शन करना है वो हम देखेंगे। तो अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास b क्या दिख रहा था, इसी एग्जांपल में b हमें दिख रहा था 3, और 3 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 प्लस 1 करके। यहाँ पे क्या था 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 प्लस 1। तो अभी हमने क्या किया, b को एडिशन के फॉर्म में स्प्लिट किया है। कैसे स्प्लिट किया है कि अगर हम b को दो नंबर्स में b1 और b2 में स्प्लिट कर देते हैं
ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी, तो वो क्या होना चाहिए, b1 इंटू b2 शुड बी c, इस a इंटू सी, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे इस केस में हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी मैंने तुम्हें बताया कि a इंटू सी का वैल्यू 2 आ रहा था, तो 2 के ऐसे ऐसे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, अभी तो फिलहाल 2 इंटू 1 ही बन रहा है, आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी करा दूंगा। b को मैंने थोड़ा स्प्लिट किया, तो मैं इसको बोलूंगा कि 3x कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1x प्लस 2। अब इसके बाद ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे स्टार्ट होगी, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2, और इधर वाले दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स में से हम लोग 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2। फिर ये दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, इन दोनों ग्रुप में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो हमें क्या मिल जाएगा कॉमन निकालने के बाद, x प्लस 1। सो फाइनली हमने इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, दूसरा केस दिखाता हूँ, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। यहां पे क्या करें, तो यहां पे देखो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इस केस में देखूंगा तो मुझे a दिख रहा है 1 और b दिख रहा, c दिख रहा है 6 या माइनस 6 भी तुम बोल सकते हो। a इंटू सी करोगे तो तुम्हारे पास 6 आने वाला है। 6 के कई तरह के फैक्टर हो सकते हैं, 6 इंटू 1 हो सकता है, अगर हम फैक्टर देखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 1, इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2। तो हमें यहाँ पे कौन सा फैक्टर यूज करना है वो इस पर डिपेंड करेगा। तो मैं बोलूंगा कि हमें देखना होता है कि या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं एडिशन के फॉर्म में देखूंगा तो मिडिल टर्म मुझे यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं ऐसा करूंगा कि 3 प्लस 2 करूंगा तो 5 दिख रहा है, और सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में देखूंगा तो यहाँ से दिख रहा है, अगर मैं 6 माइनस 1 करूंगा तो भी 5 दिख रहा है। तो अब इस केस में यूज क्या किया जाए, तो चलो दोनों को यूज करके देखते हैं। पहले मैंने किया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6, क्योंकि ऊपर यही देखा था। तो जब x कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3। लेकिन अब यहाँ पे दोनों में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ x प्लस 3 हो गया और यहाँ पे x माइनस 3 हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये 3 और 2 वाला जो हमारा फॉर्मूला था ये तो फेल हो गया। तो अच्छा, अब दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं। दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो मैं 5x को लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। पहले वाले दोनों टर्म में से x कॉमन निकालोगे तो x प्लस 6, और दूसरे वाले में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे x प्लस 6 दिखाई पड़ रहा है, अगर बाहर निकालेंगे तो इट विल बी x माइनस 1। तो यहाँ पे ये फैक्टराइज हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें यूज क्या करना है। थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि हम सब्ट्रैक्शन कब यूज करें और हम एडिशन कब यूज करें। जैसे यहाँ एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन था, तो हम ये कब यूज करें। तो इसको समझने के लिए भी बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों सेम साइन के हैं, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तब तो आप एडिशन यूज करो। मतलब कि जब a इंटू सी पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या यूज करो, तब आप एडिशन वाली चीज यूज करो। और जब a इंटू सी नेगेटिव आ जाए, जैसे कि इस केस में आ रहा था, तब आप क्या यूज करो, तब आप सब्ट्रैक्शन यूज करो। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के भी काफी सारे क्वेश्चन देखे होंगे, और कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ, इसी में ही क्वाड्रेटिक में ही थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखो पहले क्या था कि केवल x का टर्म था, अब x के साथ साथ में y का टर्म भी है, तो भी उतना कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले था। यहाँ पे बस देखो क्या है, a है 1 और c है 3, दोनों का साइन सेम है। a इंटू सी करोगे तो 3 आ रहा है, और 3 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो फैक्टर आते हैं 3 एंड 1 आते हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो इट विल बी x माइनस 3y, मतलब कि मैंने पहले वाले दोनों टर्म में से x कॉमन निकाला, और दूसरे वाले ये जो दो टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें से मुझे माइनस y कॉमन दिख रहा है, मैं निकालूंगा तो आएगा x माइनस 3y। अब देखो ये दो टर्म बन गए, इन दोनों टर्म में अगर देखोगे तो तुम्हें x माइनस 3y कॉमन दिख रहा है। x माइनस 3y कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा x माइनस y। सो फाइनली ये पूरा का पूरा टर्म फैक्टराइज हो जाएगा।
तो फैक्टराइज करने का एक मेथड ये भी होता है जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। फैक्टराइज करने के इसके अलावा और भी कई सारे मेथड हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैक्टराइज करने के लिए हमें कुछ हिट एंड ट्रायल या फैक्टर थ्योरम वगैरह यूज करना पड़ जाए, तो वो हम कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं मैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड भी यूज हो जाता है इसमें। तो अब शायद ये फोर्थ मेथड होगा हमारा, जिसमें हम फैक्टराइजेशन यूज करने के लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करेंगे, या फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वाली जो थ्योरम्स थी उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे सपोज कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है, सपोज हमारे पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब हमें देखना है, और मैं कुछ इसको क्वेश्चन बना देता हूं, -10 ऐसा कुछ बना दिया मैंने। तो मुझे ये देखना है कि ये क्वेश्चन, इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो उसको फैक्टराइज करने के मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0 +-1 +-2 ये सब वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट हम उसका एक फैक्टर बना लें। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। हम अगर +1 डाल करके देखेंगे तो +1 डालने के बाद 1 + 2 -3 -10 मिल रहा है, तो ये भी 0 नहीं बन रहा है। -1 अगर डाल के देखेंगे तो -1 + 2 + 3 -10 बन रहा है, ये भी 0 बन के नहीं दे रहा है। अगर हम 2 डालेंगे तो हमें मिलेगा 8 + 8 -6 -10, ये 0 बन रहा है। ये 0 बनने का मतलब क्या, ये हमें कब मिला, जब यहाँ पे हमने x इक्वल टू 2 डाला था। x इक्वल टू 2 डालने की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता था कि अगर कभी ऐसा हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि x - 2 इज अ फैक्टर, x - 2 इज अ फैक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका एक फैक्टर तो x - 2 है। अब दूसरा फैक्टर क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे x इक्वल टू 2 डाला और ये 0 बन गया, तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं पहले। अगर a डाला होता तो a लिखते हैं, 1 डाला होता तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, -1 डाला होता तो -1 लिखते हैं। इस तरीके से याद रखना। और क्या करेंगे हम, इससे x - 2 इससे डिवाइड किसको कर रहे हैं, हम इस पूरी चीज को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, इसके सारे कोफिशिएंट्स लिखने हैं। जैसे x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट -3 एंड कांस्टेंट टर्म इज -10। ये पूरा लिखा। मेथड ध्यान से समझते जाना, बहुत आराम से समझना। क्या करोगे, जो भी पहला नंबर लिखा है ना यहाँ पे, ये जैसे ये लिखा हुआ है, इस पहले नंबर को एज इट इज नीचे उतार दो। यहाँ पे तुमने नीचे उतार दिया, 1 लिख दिया। अब क्या करो, 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो 2 × 1 = 2। फिर इन दोनों को ऐड करो, दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो 2 + 2 4 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, ये जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे फिर उसको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो। तो 2 × 4 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और -3 + 8 करोगे, मतलब फिर से ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। एंड देन अगेन इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, तो 2 × 5 क्या आ जाएगा, 10। यहाँ पे अगेन ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0 मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ऑब्वियसली डिवाइड कर ही रहा है, फैक्टर है, तो हमें पता ही है कि रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए। और ये वैसे भी आपको क्रॉस चेक करके भी बता देगा कि आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो नहीं। अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो इससे हुआ क्या, हमें ये तो पता था कि x - 2 एक फैक्टर है, वो मैंने लिख लिया। ये क्यूबिक थे तो क्यूबिक के सारे कोफिशिएंट मैंने यहाँ लिख दिए थे। यहाँ पे जो ये 1 4 5 आ रहा है ना, ये जो 3 टर्म आ रहे हैं, ये वाले 3 टर्म 1 4 एंड 5, ये क्या है, ये है कोएफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। अब ध्यान से समझो, x - 2 क्या था तुम्हारा, डिवाइजर। ये क्या है, ये वाला टर्म जो पूरा लिखा हुआ है ये है डिविडेंड, मतलब पूरा क्यूबिक एक्सप्रेशन। और ये क्या आया है, कोशेंट। फैक्टर है तो डेफिनेटली रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो जब हम कोशेंट के कोफिशिएंट यहाँ पे लिख रहे हैं, कोफिशिएंट मिल गए, तो हम यहाँ पे लिख करके देखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ऊपर और यहाँ 1 डिग्री यूज हो चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ 2 डिग्री आएगा, तभी 1 × 2 3 डिग्री बनेगा। तो यहाँ 2 डिग्री बनेगा। तो x² का कोफिशिएंट है 1
और x का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट टर्म है 5, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी फैक्टराइज हो, ये वाला टर्म भी फैक्टराइज हो, और हो सकता है कभी कभी ना भी हो, तो वो डिपेंड करेगा फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। फिलहाल इस केस में फैक्टराइज नहीं हो रहा है। तो एक मेथड ये हो गया जिसमें हमने क्या यूज किया, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने यूज किया, तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड नहीं यूज करना है तो इसका एक सेकंड मेथड भी है। मेथड 2 क्या है, सेम एग्जांपल पे ही मैं बता रहा हूँ, ये मेथड 1 था, मेथड 2 बता रहा हूँ। आप क्या करो, जो फैक्टर है, जैसे यहाँ पे क्यूबिक था, इस क्वेश्चन में क्यूबिक एक्सप्रेशन था, और आपको ये मिल गया है कि हाँ भाई x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो आप क्या करो, x माइनस 2 को 3 बार लिख लो। अगर क्वाड्रेटिक होता तो 2 बार लिख लेते, अगर बाई क्वाड्रेटिक होता मतलब 4 डिग्री का होता तो हम 4 बार लिख लेते, क्योंकि क्यूबिक है इसलिए मैंने 3 बार लिखा है। अब हम क्या करेंगे, हम मैनिपुलेशन करके ये एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करेंगे। कौन सा, ये वाला एक्सप्रेशन जो हमें डिवाइड करना था वो लाने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला टर्म क्या है, एक्स क्यूब है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करते हैं एक्स क्यूब बने। एक्स क्यूब बनाने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या बन रहा होगा। यहाँ पे बनेगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन मुझे यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर चाहिए और इधर बना माइनस 2x स्क्वायर है। तो माइनस 2x स्क्वायर को प्लस 2x स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आगे क्या किया, यहाँ पे प्लस 4x से मल्टीप्लाई कर दिया। 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये क्या बन जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x। तो अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म ऐड होकर के प्लस 2x स्क्वायर तो बना देंगे, मतलब सेकंड टर्म तो बन गया, लेकिन थर्ड टर्म में तो आना चाहिए था माइनस 3x और यहाँ पे आ गया माइनस 8x। अब मुझे माइनस 3x बनाना है और यहाँ माइनस 8x आ गया है, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। प्लस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस 5x माइनस 10। तो देखो माइनस 8x प्लस 5x करोगे तो अपने आप तुम्हें माइनस 3x मिलने लगेगा और माइनस 10 भी मिलने लगा। तो हमने ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया। अब ध्यान से देखो, इस पूरे टर्म में से मैं x माइनस 2 को बाहर निकाल सकता हूँ। 3 टर्म दिखाई पड़ रहे हैं, तीनों में x माइनस 2 फैक्टर दिख रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये दो मेथड है जिसमें हम फैक्टर थ्योरम यूज कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, ये वाला मेथड जब हम लिमिट्स पढ़ेंगे वहां पे सबसे ज्यादा यूज होगा। ये वाला मेथड ऑप्शनल है, मेथड 2 ये ऑप्शनल है, ये अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं यूज करना चाहो तो नहीं भी करो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, लेकिन जरूर समझ लो कि क्या होता है। तो ये कुछ मेथड थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी नेसेसरी मेथड्स होंगे हम केवल उनको ही पढ़ते जाएंगे, एक्स्ट्रा मेथड्स हम नहीं देखेंगे।